गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो, लोरेंज फोर्सेस तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। उसके बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया है। अब इस चैप्टर में 2 ही 3 डेरिवेशंस रहती हैं जो इम्पोर्टेंट है। आज करा रहा हूँ, उनको कंप्लीट कर लेना चैप्टर को और साथ साथ नोट कर लेना। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और उस पर हमने एक रोटेशन फोर्स निकाला था -p cos थीटा, ये निकला था हमारा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक फोर्स निकलेगा, किस पर? तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लिया है। ये आपकी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया। ये आपका कंडक्टर है और ये कंडक्टर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल भी दूं तो आप लोगों को समझ जाना है। और ये जो कंडक्टर लिया हमने, इसकी लेंथ ली है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया है वो लिया है A। अब हमारा काम ये है कि हम ये फोर्स निकाल लें कि इस कंडक्टर पर फोर्स कितना। तो बड़ी पुरानी ट्रिक है। हमने क्या किया, हमने पूरा कंडक्टर ना लेके एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया और इस छोटे से एलिमेंट dl पर हम पहले स्मॉल फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छोटा सा फोर्स। अब कुछ चीजें और समझो। सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस कंडक्टर में हमने ये लिया है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप सभी को पता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट dl है, सपोज करो ये यहां कहीं है, छोटा सा एलिमेंट dl है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट dl की वॉल्यूम निकालनी पड़े, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl, तो वो क्या होगी? वो होगी v इज इक्वल टू a इंटू dl। ये छोटा सा एलिमेंट और इसके अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे बढ़ो। अब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था, Fm करके एक रिलेशन पढ़ाया था कि जो चार्ज है और वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहां पर जो चार्ज है, चार्ज हेयर इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड वेलोसिटी यहां पर क्या है? यहां पर vd है। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट dl के लिए जो स्मॉल फोर्स होगा dF इज इक्वल टू, वो क्या होगा? E इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं vdb साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट को, और मैंने ये पढ़ाया भी आपको। अब मुझे ये पता है कि इस पूरे कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना है। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, फोर्स ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये हो जाएगा? dF इज इक्वल टू NeVdB साइन थीटा। यानी ये जो पूरा कंडक्टर था आपका, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो स्मॉल फोर्स होगा, या आप इसको भी फोर्स लिखो, बेटर आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। जो पूरे कंडक्टर में फोर्स होगा वो कितना होगा? F। लेकिन मुझे ये निकालना है कि इस छोटे से एलिमेंट dl में फोर्स कितना है। ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूं। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस छोटे से एलिमेंट dl
पर फोर्स कितना लगेगा। अब आपने यहां एक चीज देखी, वो क्या, यहां देखो वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये देखा जब वॉल्यूम 1 थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही तो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। सपोज करो मैंने वॉल्यूम 2 कर दिया ऐसे ही रैंडमली, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2n। मुझे फोर्स किसके लिए निकालना है, इस छोटे से एलिमेंट dl के लिए। इस छोटे से एलिमेंट dl की वॉल्यूम क्या है, adl। अगर ये वॉल्यूम a इंटू डी एल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, a इंटू डी एल इंटू एन। क्या फ्रेम में विजिबल है, बिल्कुल बहुत अच्छे से विजिबल है, लेकिन चौक जो है वो समाप्त हो गया है। इतना समझ आया। अब इतने से वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस छोटे से एलिमेंट डीएल में। अगर मुझे फोर्स निकालना हो, फोर्स फॉर स्मॉल एलिमेंट डीएल, तो स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए स्मॉल फोर्स होगा डीएफ, और फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल में इतना था, इसमें कितना हो जाएगा इतना, यानी ए डी एल इंटू ई एन और वी डी बी साइन थीटा। क्या कुछ दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं क्या करता हूं इसको, अब मैं इसको कर देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इसको जैसे इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन के बाद क्या आ गया f, और इसमें क्या आ गया, इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें कांस्टेंट है v d e n a b साइन थीटा, और वेरिएबल है आपका सिर्फ dl। अब ये आपने कहीं देखा होगा v d e n a, ये वाला पोर्शन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जिंदगी के और नोटबुक के कुछ पन्ने पीछे पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो जो आपका फोर्स आया F इज इक्वल टू, ये पूरा क्या हो गया I, और ये क्या हो गया B, और L, dl का इंटीग्रेशन L साइन थीटा, ये आपका फोर्स आ गया। अब मुझे ये बताओ ये समझ आया या नहीं। कुछ पॉइंट्स होंगे जहां आप अटके होंगे, थोड़ा सा इस पोर्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर इसको आप ऐसे समझो, पहले जो टोटल फोर्स पूरे कंडक्टर में था वो हमारे पास ये था, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्यू की जगह ई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे है ना, एक चार्ज पे। अब मुझे ये पता लगाना कि इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने ये मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे कंडक्टर में। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि जब वॉल्यूम 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, जब वॉल्यूम 2 हो जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n हो जाएंगे। अब मुझे निकालना किसके लिए, इस छोटे से एलिमेंट dl के लिए। जब मुझे फोर्स इस छोटे से एलिमेंट dl के लिए निकालना है तो मुझे पता ये होना चाहिए ना कि ये जो छोटा सा एलिमेंट dl है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो कैसे पता लगेगी, वो पता लगेगी हमें इसकी वॉल्यूम से। तो इसकी वॉल्यूम थी ADL, इतने वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वॉल्यूम इंटू n। हमने क्या किया, हर चीज को यहां पुट किया, इंटीग्रेट किया, ये स्मॉल फोर्स था, इंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया F, और ये आपके पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। यहां आपके पास दो स्पेशल केस बनेंगे। पहला ये कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, और यहां पर थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसका, थीटा एंगल आप यहां लिख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एल, बी और एल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ये भी विजिबल है। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया मींस या तो मैंने इसको क्या किया, इसके पैरेलल कर दिया तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, या मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरफ रोटेट कर दिया, तो इस केस में जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और वहीं दूसरा अगर केस आपके सामने ये हो, अगर थीटा
90 डिग्री हो और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब फोर्स इस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सेकंड वाला केस और ये दोनों केसेस बेसिकली आपके आगे काम आने वाले हैं। तो यानी जब ये लेंथ वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा और इधर आपकी क्या जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर्स, पैरेलल वायर्स, करंट जो जिनमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, दो वायर्स ली, इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता ये इनकी सीमा कहाँ तक है। सपोज करो इस करंट, इस वायर में करंट जा रहा है I1 और इस वायर को मैंने माना ही ये वायर 1 है। दूसरी ही एक वायर इसके जो पैरेलल है बिल्कुल, इसकी भी सीमा का अंदाजा हमें नहीं है और इसमें करंट जा रहा है I2। बहुत कंसेप्चुअल डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से समझना है। हमने क्या किया, इसकी इस वायर को मान लिया वायर नंबर 2। अब ये डेरिवेशन समझने से पहले आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल याद है, बिल्कुल याद है। ये क्या होता था, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। यहाँ आपको इस चैप्टर में यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कुछ नहीं बदलेगा, सेम है, बस राइट हैंड की जगह क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ये आपकी क्या है करंट, ये आपकी क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका फोर्स। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है हमारा d, ये d डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर रखी हुई है। इतना समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस एक सेकंड के लिए इस वायर फर्स्ट को भूल जाओ, भूल गए। इस वायर की वजह से, वायर नंबर 2 की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। वायर 2 की वजह से वायर 1 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, बिल्कुल होंगी। वो कैसी होंगी, कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। थंब को करंट की डायरेक्शन में किया और फिंगर्स को क्या किया हमने, कर्ल किया, कर्ल किया। अब यहाँ अगर आप देखो, इसको इधर से देखोगे, ऐसे और उधर, ऐसे और उधर, उंगलियां कहाँ आ रही हैं, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, वो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को आप जानते हो कैसे डिनोट करते हैं, यहां आपको लिख लेना है, ये जो होंगी ये किसकी वजह से होंगी, ड्यू टू वायर 2। और यहां पर अब इसको भूल जाओ, इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, फिंगर्स, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया तो बोर्ड के अंदर घुस रही हैं। ये देखो यहां तो इस एरिया में आउटवर्ड हुई और इस एरिया में यहां कैसी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इनवर्ड। और ये किसकी वजह से होगी, ड्यू टू वायर 1। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहां देखो करंट किधर है, करंट है सर उधर, तो फोर्स किधर हुआ, इधर। यही तो आप गलती करोगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, करंट है सर ऊपर ही डायरेक्शन में, हमने फिंगर ले ली ऊपर ही डायरेक्शन में और फोर्स आ गया उधर, गलत कर रही हो। लेकिन क्या जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आउटवर्ड, यानी ये उंगली कहां होगी, बाहर की तरफ, और ये उंगली कहां हुई, करंट की डायरेक्शन में। फोर्स किधर आई, इधर। दोबारा से देखो, ये उंगली कहां आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये उंगली करंट की डायरेक्शन में, फोर्स किधर आएगी, इधर। यानी ये जो वायर है, इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस फर्स्ट वायर पर, इस वायर की वजह से फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा। ऐसे ही जब आप इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देखो कहां है ये, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड सर ये गई अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट सर ऊपर की तरफ, फोर्स इधर, दिख रहा है, बहुत अच्छे। तो फोर्स किधर लगी, इधर, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। जिसको यहां तक समझ आया
बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें उसने पहले ही बोल दिया कि जो वायर्स हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की है। जब हमें यही नहीं पता कि इनकी लेंथ कितनी है तो हम एक दूसरे पर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका क्या सॉल्यूशन है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, हमने कोई एक लेंथ L ले ली अपनी तरफ से इस वायर पर, और इस लेंथ L की वजह से हम क्या करेंगे, इतनी ही लेंथ की वजह से हम क्या निकाल लेंगे, एक दूसरे पर फोर्स निकाल लेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी जस्ट, IBL साइन थीटा, ठीक है, IBL साइन थीटा। तो देखो यहां अगर मैं फोर्स ऑन 2 निकालता हूं ड्यू टू 1, तो यहां करंट कौन सा है इस वायर में? सर इस वायर में करंट है L, I2, BL साइन थीटा। और मैं क्या कर सकता हूं सर, आप मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी रख सकते हो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन D इंटू साइन थीटा इंटू L। अब ये क्या हुआ, कुछ लोगों के लिए ये जादू हो गया कि सर यहाँ ये I1 क्यों आया, I2 क्यों नहीं आया? तो ये एक्सप्रेशन जिंदगी के और नोटबुक के कुछ पन्ने आप पीछे पलटोगे तो आपको पता लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में I1 ही आएगा, यानी इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसमें करंट इसी वायर का लिया जाएगा, ना ही इस वायर का। समझ आया? आपको यहाँ पता है साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? सर एंगल है B और L के बीच का। L है इस डायरेक्शन में और सर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड अंदर की डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, और थीटा 90 कितना होता है? 1। तो जो आपके पास फोर्स आया वो आया F21 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I1 इंटू I2 अपॉन D इंटू L। अब मैं क्या करूं, मैं इस L को इधर ले आता हूं। जैसे ही मैं L को इधर लेकर आया, F अपॉन L म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन D, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब कुछ बच्चों को तकलीफ ये हुई होगी कि सर ये 2 1 क्यों हटा दिया। अब आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में ये जो एलिमेंट L है इसको आपको इस वायर पे लेना है। जैसे ही आप इस वायर पे लोगे तब भी ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये यही आएगा, यानी यहां लिख दो F21 इक्वल है F12 के, जिसको हमने F मान लिया है। इसका रीजन आप ये लिख सकते हो, फोर्स तो दोनों का सेम है क्योंकि करंट सेम है, दोनों के बीच डिस्टेंस एक स्पेसिफिक है। अब ये जितना सिंपल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है उतना सिंपल ये है नहीं, काफी रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है। 2 इनफाइनाइट लेंथ की वायर आपको दी, आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक लेंथ मानी और आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। अब आपको सिर्फ लेंथ दे दी जाए वायर की और आपको करंट और उनके बीच का डिस्टेंस बता दिया जाए तो आप निकाल सकते हो कि इतनी लेंथ की वजह से कितना फोर्स लगेगा। समझ आया? वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। हालांकि पढ़ाने की जरूरत तो नहीं, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम M बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमने एक मैग्नेट लिया है, मैग्नेट के 2 पोल हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, ये सभी को पता है। सपोज कर लो इस मैग्नेट की जो पूरी लेंथ है वो हम क्या लेंगे, 2L लेंगे, क्योंकि वहाँ 2A लिया कर लेते थे। यहाँ ये क्या है, M, ये क्या है M। अब ये M क्या है सर, M को हम डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ, यानी इस मैग्नेट का जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे चार्ज हुआ करता था क्यों, वैसे ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। और ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो L है। और किसी भी डाइपोल को हम कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। क्लास में एग्जांपल दिया था, 2
दोनों मिलके आप लोग डाइपोल हो, सिंगल सिंगल आप कुछ भी नहीं हो। इससे याद आया कि ये जो एक पोल है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोल, किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस मैग्नेट को कट कर दूं तो ऐसा नहीं है कि इधर साउथ रह गया इधर नॉर्थ रह गया। जैसे ही मैग्नेट को कट किया जाएगा इधर एक साउथ बन जाएगा और इधर एक नॉर्थ बन जाएगा, ये दो अलग मैग्नेट हो जाएंगे, लेकिन इनकी क्या है, पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी जो पहले m थी। इतना समझ आया? इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू m इंटू 2l, Q इंटू 2l। कुछ याद आया होगा? हाँ हाँ, आ रहा धीरे धीरे आ रहा है। डायरेक्शन उसकी क्या थी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसकी कहाँ से कहाँ तक है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। कहाँ से कहाँ है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी इधर। ये इसकी क्या है? ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं यहीं पर साइड में, और वो है करंट लूप। ये आपने पढ़ रखा, फिर भी मैं बता देता हूँ, 10th में है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेट। सपोज करो ये कोई हमने सर्कुलर लूप लिया है, ये 2D है लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, 3D बना दिया। तो एक कोई सर्कुलर लूप है, तो सपोज करो इसमें जो करंट है ऊपर वाले लूप में वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये इसका फेज 1 है और नीचे वाला इसका क्या है, फेज 2 है। तो अगर मैं फेज 1 को ऐसे सामने से इसको देखता हूं तो इसमें करंट कैसा चल रहा है, ऐसा। लेकिन वहीं अगर मैं फेज 2 को देखूंगा, फेज 2 को अगर मैं देखता हूं नीचे से, तो इसमें करंट कैसा होगा, इसमें करंट उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये करंट कैसा हुआ, ये करंट हुआ सर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज करंट जिस भी लूप में चलता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वो किस पोल की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल। ऐसा कुछ टीचर ने डायग्राम भी बनाया होगा, अगर आपका टीचर अच्छा था तो। अगर नहीं याद है या नहीं पढ़ा है तो समझ लो, कोई भी लूप जिसमें करंट क्लॉकवाइज मूव करता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। कोई भी करंट लूप जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इस बात को ध्यान रखना। वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। ये देख लो, कुछ काफी खूबसूरत ही एन बना दिया मैंने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी लूप जो लूप जिसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो साउथ पोल, और जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो नॉर्थ पोल। इसको ऐसे का ऐसे ड्रॉ कर लेना। अब जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट, देख लो इतना बोल के, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर की। हर कंसेप्ट आपका क्लियर करेगी जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो हेडिंग डालो जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में वो इसी डेरिवेशन पर बेसिस हैं। आपके आसपास जितने भी आपके मोटर जनरेटर्स वगैरह हैं जो भी आप चलाते हो, उसमें उनके इन्वेंशन में इस डेरिवेशन का बड़ा खूबसूरत सा हाथ है। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब हमें क्या पता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया, और उस रेक्टेंगुलर कोयल में हमारा क्या दौड़ रहा है बच्चों, करंट दौड़ रहा है। और हमने इसका नाम रख दिया ए, बी, सी और डी, ठीक है। डायग्राम कुछ अच्छा सा बना नहीं, दोबारा बनाते हैं।
पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है पहले वाला ही अच्छा था, पर चलो कोई बात नहीं। इधर क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या किया, इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी और डी, और इसमें करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि है करंट आई। इधर गया, इधर गया, इधर गया, वापस आ गया। अभी वो यहाँ क्या है क्या नहीं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल आप इतना समझो, ठीक है। और जो इसकी लेंथ ली हमने वो ली L, और ब्रेड्थ ली हमने इसकी B। अब इधर से ऐसे, ये किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ दो फेजेस पर फोकस करना। एक तो फेस है आपका AD एंड फेस है आपका BC। फिलहाल इनके बारे में बात करेंगे। कौन सा फेस आपका, एक तो है आपका AD और एक है आपका क्या, BC। इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ध्यान से समझना। इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है, और सुनना, ये मैंने बात की BC की, AD की। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अब बात कर रहा हूं मैं AD की। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री। और उन दोनों केसेस में F कितना आ गया, 0। फोर्स क्या आ गया, 0। यानी अगर मैं बात करूं अब A, B एंड C, D की, इस पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और बताइए कि इन दोनों पर फोर्स कहां लग रहा है, किस डायरेक्शन में। ये रहा मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में मैंने फिंगर को किया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने किसको किया, थंब को किया। तो फोर्स कहां लग रहा है, कहां लगा, ये देखो करंट जा रहा है बच्चों उधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो फोर्स किधर आया, इधर। यानी सपोज करो ये जो आपकी AB वाली साइड है, या मैं इसको, ये जो आपकी E वाली साइड है, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना। किससे समझाऊं, इससे समझते हैं ये, हाँ इससे समझो। ये रखा हुआ था ऐसे, बेसिकली रखा तो ऐसे होता है, लेकिन आपको ऐसे दिखा रखा है, ऐसे रखा हुआ था ये। तो इन पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ना इसको कोई इधर खींच रहा, ना कोई इसको उधर खींच रहा। लेकिन ये जो साइड है, ये वाली साइड, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो इसको, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, इस पर फोर्स नीचे लग रहा है ऐसे। तो ये वाली साइड AD मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड्स। और इस वाली साइड पर देखो, करंट की डायरेक्शन में उंगली की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उधर है। तो हमें कैसे लगाना होगा ये, इस पर अगर आप लगाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है सर, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये ऐसे लगेगा। करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगा, उधर लगा। इस फेस को ध्यान में रखो, करंट जा रहा है सर इधर, मैग्नेटिक फील्ड सर उधर जा रही हैं, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, फोर्स लगा कहाँ, ऊपर। यानी इस पॉइंट पर फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस पर फोर्स कहाँ लगा सर, इस पर लगा फोर्स अपवर्ड्स।
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है सर जी b। फटाफट समझो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब हमें ये पता है, एज वी नो, रोटेटिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो क्या हो गया, रोटेटिंग फोर्स ही हो गया। और F इज इक्वल, टाउ इज इक्वल टू F इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं इस F को लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू आई एल बी, लिख सकता हूं। ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली होता क्या है, आई एल बी। इतना समझ आया, हमने टॉर्क पीछे यही निकाला था। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से टाउ इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं आई बी इंटू एल बी, और एल इंटू बी क्या हुआ, एरिया। तो ये हो गया आई बी ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। अब हुआ क्या, अब ये टॉर्क लग गया, और टॉर्क कितना लग गया, जैसे ही टॉर्क लगा, हमारी जो शाखा थी जिसका नाम एडी था, वो कैसे आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट डी। इस पर नीचे एक फोर्स लग रहा है, ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इधर आपकी क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई, इससे आगे हम टॉर्क कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों, टॉर्क का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधा था, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं रहा। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपका, अब जैसे ही ये रोटेट हुआ, पहले जो इसका एरिया वेक्टर था, इसका एरिया वेक्टर ऐसे था, इस ब्रांच का, कहाँ गई हमारी ब्रांच, ये जो था इसका एरिया वेक्टर, सपोज करो इसका एरिया वेक्टर ऐसे नीचे था 90 डिग्री, या ऊपर था, कहीं ले लो, नीचे ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये रोटेट हुई, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, बदल गया, और इसके एरिया वेक्टर ने इस फील्ड के साथ एक नाजायज एंगल बना लिया, जिसका नाम पड़ा थीटा। अब हमारे लिए यहाँ समस्या क्या हुई, हम यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको इस साइड एक्सटेंड करो और इसको इस साइड एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये x। अब हम इसको निकालेंगे अपने तरीके से। ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ये एंगल बच जाएगा थीटा। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है, नहीं पता लग रहा है कैसे आया, तो ऐसे कर लो 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसको प्लस x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू थीटा आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। अब हमारे पास ये क्या आ गया, थीटा आ गया हमारे पास। जैसे ही हमारे पास ये थीटा आया, तो अब हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x आ गया हमारे पास, फोर्स है हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू एक्स। समस्या अब यहाँ x की है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस x को जड़ से मिटा देंगे भाई। हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट को P ले लिया, तो देखो इन ट्राइंगल ए पी डी साइन थीटा क्या होगा, मुझे फटाफट बता दो। ये साइड क्या है हमारी, इसकी लेंथ b है, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया x अपॉन b, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, b साइन थीटा। तो जो आपका टॉर्क आया, फ्रेम कितना बचता है, अभी बचता है, लिख सकते हैं। तो जो आपका टॉर्क आया, टाउ इज इक्वल टू आई
एल बी इंटू बी साइन थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, वो होता है एरिया। तो इसको इधर लिख देते हैं। जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, फटाफट नोट करो। चैप्टर समाप्त हुआ। सिर्फ 2-3 चीज़ें रहती हैं, एक तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और एक एमीटर का वोल्टमीटर का कन्वर्जन। आपस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, स्कूल आने के बाद आपको करा दिए जाएंगे। हालांकि नोट्स में उनके आपको भेज दूंगा। ये इसीलिए करा दिया ताकि आपको और रिवीजन का टाइम मिल सके। पढ़ाई ज़रूर करनी है। टेक केयर, बाय बाय।